नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, आज वर्ल्ड साइट डे है, यानी कि विश्व दृष्टि दिवस। और विश्व दृष्टि दिवस के दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को जानना कि ये दिन मनाया क्यों जाता है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए आंखों को लेकर, जो उनके शरीर का एक सबसे प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि उसको लेकर लोग लगातार जिस तरह की लापरवाहियां करते हैं उसके नतीजे भी पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग बीमारियों के जरिए, अलग अलग चीज़ों के जरिए, क्योंकि कई बार इससे लोगों की दृष्टि भी बाधित हो जाती है, यानी कि उनकी देखने की जो क्षमता है उस पर भी असर पड़ता है। और आम जिंदगी में भी लोग अगर अपनी आंखों का ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखते हैं तो कई तरह की परेशानियों से, कई तरह की समस्याओं से वो जूझते रहते हैं। और क्या कुछ वो गंभीर समस्याएं हैं और उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, और क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, उनको दूर कैसे करें, ये सब बताने के लिए हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमल बी कपूर साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका कमल जी हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, विश्व दृष्टि दिवस, एक तो इसका इंपॉर्टेंस किस तरीके से दर्शकों को हम समझाएं, और दूसरा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है आंखों के लिए इस दिन का होना, और इस दिन के लिए आंखों को समझना कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। आप बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हम उन अनिवार्य चीज़ों के बारे में कोई दिवस रख रहे हैं जो कि हम शायद अपनी नॉर्मल रोज़ भागा दौड़ी की ज़िंदगी में कहीं वो पीछे रह रही थी हमारी सोसाइटी में। तो इसी प्रकार वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, न्यूरोलॉजी का डे होता है। दृष्टि दिवस का पर्पस ये है कि हम अपनी आंखों की रोशनी और ज्योति को टेक फॉर ग्रांटेड ना करें। हम एज अ सोसाइटी अपनी आंख की रोशनी को, उसको इस्तेमाल अच्छा करें, उसकी सेहत के बारे में जानकारी फैले। तो अगर हर वर्ष ये जब दिवस आता है, इसी बहाने लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जानकारी करते हैं, मीडिया में इसकी डिस्कशंस होती हैं, लोगों में सवाल जवाब होते हैं, प्रिंट मीडिया में छपता है तो जानकारी फैलती है। तो इस दिन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और मेरे को लगता है कि हर बार जब इस प्रकार के प्रोग्राम हम और आप कंडक्ट करते हैं, उसके ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक हमारे पेशेंट उस चीज़ का ज्ञान लेके, उसके ज्ञाता होकर और सवाल पूछते हैं। हाँ, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ जाती है, फिर वो और क्वेरी करते हैं। बिल्कुल बढ़ जाती है। और उसका पर्पस होता है कि जिसने एक व्यक्ति ने वो प्रोग्राम देखा उसी का फायदा नहीं होता। हाँ। ये लोग, वृद्ध लोग मॉर्निंग वॉक पे डिस्कस करते हैं, बच्चे लोग आपस में डिस्कस करते हैं। तो अगर एक व्यक्ति ने वो प्रोग्राम देखा है तो कम से कम 4 से 5 लोगों में वो इंफॉर्मेशन 20, 30, 40% भी पहुंचती है तो पहुंचती है। तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंस उस चीज़ की तो है, लोगों तक अवेयरनेस पहुंच रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आज जो लाइफस्टाइल हम सब की है पूरी दुनिया भर में, स्पेशली मैं शुरुआत करूंगा स्क्रीन टाइम से, बाकी चीज़ों पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन ये सबसे अहम इसलिए है क्योंकि दिन का एक बड़ा हिस्सा हम या तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए गुजार रहे होते हैं, या कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन को देखकर गुजार रहे होते हैं, टीवी देखकर गुजार रहे होते हैं। ये कई तरीके से हमारे जीवन पर असर डाल रहा है। कई मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने अब स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करने का भी ऑप्शन आपको दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद उसका फ़ायदा उस तरीके से हो नहीं रहा है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जिस तरीके से आप पहले भी कह रहे थे, साइकोलॉजिकल असर भी इसका है। आंखों पर तो जो प्रभाव है, लेकिन साइकोलॉजिकल असर भी इसका है। ये कितना गंभीर है, और अगर गंभीर है तो इससे बचाव क्या है? ये जो आपने मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के ज़माने में। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि दिन भर में हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 40% लोग रात में भी मोबाइल यूज करते हैं। विच मीन्स जब एक बच्चा है, उसके अगर माँ बाप सो चुके हैं तो लाइट ऑफ करके मोबाइल फोन यूज करता है। कोई अगर दाम्पत्य हैं, कोई हस्बैंड सो गया है तो वाइफ मोबाइल फोन पे सोशल मीडिया पे काम कर रही है। तो ये दिन ही नहीं, अभी स्पिल ओवर होकर हमारे रात में भी आ चुका है। तो इसका स्क्रीन टाइम का बहुत सारे असर है। तो शुरुआत में करना चाहूंगा आंखों पे में क्या नुकसान कर सकता है। तो स्क्रीन टाइम जो है हमारे लिए, एक मोबाइल फोन, एक चीज हमको कबूल करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आज की जिंदगी में इससे हम बच नहीं सकते, इसके बिना हमारा काम नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो अनिवार्य है। आप घर से अपने पर्स के बिना जा सकते हैं, मोबाइल फोन के बिना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अब पर्स भी खत्म हो चुका है। लेट्स अंडरस्टैंड, पैसे भी अब मोबाइल फोन में है, सारे आपके मैसेजेस तो एक मोबाइल फोन, आपका कैमरा भी है, आपका कंप्यूटर भी है, आपका कंपास भी है, आपका मैप भी है, आपका रिमाइंडर भी है, आपकी ईमेल भी है, सब कुछ है।
इसकी आदत जो पड़ गई है वो नुकसान दे रही है। तो सबसे पहले मैं आंखों पे नुकसान की बात करूंगा। मोबाइल फोन या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जिसको हम बोलते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करने से, जैसे कोई भी चीज हम जिंदगी में जरूरत से ज्यादा करते हैं तो नुकसान हो जाता है। मोबाइल फोन से देखा गया है जो सबसे कॉमन बीमारी आ रही है उसका नाम है ड्राई आई डिजीज, DED या DES, ड्राई आई सिंड्रोम। अब पिछले 3 या 4 वर्ष से आपको ताज्जुब होगा जानकर कि हमारी ओपीडी में अगर हम 100 मरीज रोज देखते हैं, 22 से 23% पेशेंट ड्राई आई का आ रहा है। माने एक ह्यूमन सोसाइटी में आंखों की प्रॉब्लम 22 से 23-24% की कंट्रीब्यूशन ड्राई आई से हो रही है। अभी ड्राई आई होती क्या है और क्यों होती है? ड्राई आई का मतलब यह है आंखों को नॉर्मल ब्लिंक करने के लिए पूरे दिन में कुछ लचीलापन चाहिए, अंदर एक सॉफ्ट लुब्रिकेशन चाहिए। आप ये सोचिए अगर आप दिन में लेटर से 5000 या 10,000 बार अपना हाथ ऐसे रगड़ेंगे छिल जाएगा। पर कुदरत ने एक ऐसी चीज बनाई है आपकी पलक, जो आपके शरीर के सबसे नरम हिस्से के ऊपर पूरा दिन 10, 15, 20,000 बार चलती है और कोई डैमेज नहीं होता। उसका कारण है कुदरत ने अंदर तरल पदार्थ छोड़े हैं दोनों के बीच में। जिस प्रकार 2 हाथों के बीच में क्रीम या तेल लगा लीजिए आप तो नहीं छिलेंगे। ये आंसू की लेयर होती है आंख के अंदर। जो कुदरती आंख में आंसू होते हैं वो पानी होता है और उसमें ऑयल होता है, और ये दोनों अगर सही मात्रा में रहते हैं तो पलक नॉर्मल चलती है। जब हम बहुत देर स्क्रीन टाइम करते हैं तो आप 2 चीज नोटिस करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति कंप्यूटर या मोबाइल फोन पे काम करता है, जो नॉर्मल ब्लिंक रेट होता है हमारा, एक व्यक्ति 1 मिनट में अंदाजन 10 से 14 बार आंख झपकता है। आंख झपकने का काम वैसा ही जैसे गाड़ी का वाइपर शीशे के ऊपर चलता है। गाड़ी का वाइपर जब शीशे पे चलता है तो पानी की बूंद को सारे शीशे पे इवनली बांट देता है। आप नोटिस करिए अगर कहीं पानी हो और कहीं नहीं हो और आप रात को गाड़ी चलाने की कोशिश करें बारिश में, गाड़ी नहीं चलती। जैसे ही वाइपर चलता है और पूरा समतल पानी आ जाता है तो आपको दिखना साफ हो जाता है। इसी प्रकार जब आप झपकते रहते हैं तो आपकी आंख नम रहती है, गीली रहती है और पानी सारा इक्वली फैलता है और आपको दिखता रहता है। तो जब हम मोबाइल फोन पे काम करते हैं हमारा ब्लिंक रेट कम हो जाता है। एक व्यक्ति अंदाजन 2 से 6 बार 1 मिनट में ब्लिंक करता है। उस दौरान आंख सूख जाती है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, और पानी इवेपोरेट होने के कारण जो सिम्टम्स आते हैं, जलन, भारीपन, लाली आना आंखों में किरकिड़ाहट होना। पेशेंट कॉमनली बोलता है डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि आंख में मिट्टी गिर गई है, आंखों में लाली आ जाना, रोशनी का चुभना, चिड़चिड़ापन, रात को सोने पर आंखों में पानी टपकना, ये सारे ड्राई आई के सिम्टम है। और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्क्रीन टाइम का है। आज और से ये कुछ वर्ष मुझे लगता पहले है नहीं था। डॉक्टर साहब कि ये बड़ा कॉमन है, और खास करके यंगस्टर्स में भी और वर्किंग प्रोफेशनल्स में तो ये बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि लगातार कई लोगों से बात होती है। और मैं खुद अपना भी एग्जांपल दूं, मुझे लगता है कि जो कुछ आपने सिम्टम्स बताए हैं, कुछ चीज़ें मैंने भी फील की हैं। एब्सोल्युटली। तो अब इससे बचाव का तरीका क्या है, ये बड़ा अहम हो जाता है समझना। इससे बचाव का सबसे बड़ा तरीका है, ये 2 लेवल पे काम होगा। एक, व्यक्ति को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी सेहत की। 2, उसकी एनवायरनमेंट, अगर ऑफिस है या कॉर्पोरेट है वो, और अगर घर है तो माँ बाप। इन दोनों के ऊपर किसी 2 लेवल पे काम चलेगा। तो पर्सनल लेवल पे हम और आप लोग अगर इस चीज की जानकारी फैलाते हैं लोगों में कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के क्या नुकसान हैं, ताकि सब में इस चीज की जानकारी फैले और लोग इससे बचे। और वो कैसे बचना है उसके बारे में भी बात करता हूं। दूसरे लेवल पे होगा एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट माने आपके कोलीग्स, आपके बॉसेस, आपकी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सिस्टम्स बनाए जिससे आप पे गति अवरोधक लग जाए खुद से। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि मोबाइल फोन कंपनियों ने उसमें लिमिटर्स लगा दिए हैं कि इसके समय से ज्यादा नहीं होगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले बचने का तरीका यह है कि जब भी हम किसी स्क्रीन को देखते हैं, हमारे स्क्रीन की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम मेरी आंख 1/3 बंद हो। माने अगर मैं स्क्रीन को यूं देखता हूं तो मेरी आंख पूरी खुलती है, मगर जब मैं स्क्रीन को यूं देखता हूं तो मेरी आंख 1/3 बंद है। तो कम आंख एक्सपोज होने के कारण आंख सूखेगी कम, कॉमन सेंस। दूसरा, एयर कंडीशन एनवायरमेंट्स में बैठकर ये काम करना नुकसानदायक है। हवा में से नमी खींचता है एयर कंडीशनर, और अगर उस एयर कंडीशनर के ज़्यादा चलते रहते हम उसमें बैठते हैं तो हवा सूख जाती है
और वो पानी खींचता है। तीसरा ड्राई आई का कारण बहुत ज़्यादा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रात को जो सोने का समय है उस समय बॉडी अपने आप को रीजेनरेट करती है, बॉडी अपने आप को हील करती है। वो रात का सोने के समय में कट नहीं करना हमको। उस समय भी अगर हम मोबाइल फोन पे लगे रहेंगे तो हमारी बॉडी का जो हीलिंग टाइम है, पूरे दिन भर की थकावट को रिकवर करने का समय है, जो हमारे टीयर ग्लैंड की रिकवरी का समय है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। चौथी चीज, स्क्रीन को जितना दूर रखें अपने से उतना बेहतर है। जितना आप पास लाते हैं उसकी ग्लेयर और ब्राइटनेस बढ़ती है। तो छोटे बच्चों में स्क्रीन टाइम के कारण चश्मे का नंबर एक बीमारी की तरह फैल रहा है पूरी दुनिया में, और खासकर कोविड के बाद ये देखा गया है कि जब बच्चे बहुत पास से मोबाइल का काम करते हैं तो उसमें चश्मे का नंबर बढ़ता है। तो स्क्रीन को दूर रखा जाए, स्क्रीन टाइम कम किया जाए। तो इसके लिए 20-20-20 करके एक फॉर्मूला बनाया गया है कि 20 मिनट मोबाइल फोन या स्क्रीन पे काम करने के बाद 20 फुट की दूरी पर 20 सेकंड तक देखिए। विच मीन्स अगर मैंने 20 मिनट मोबाइल फोन पे काम किया, अब मैं उसको छोड़कर कोई भी चीज खिड़की से बाहर किसी पेंटिंग को 20 सेकंड तक गौर से देखूंगा और फिर वापस अपने काम को करूंगा। इसको करने से जो आंखों की मांसपेशियां हैं जो थक जाती हैं उनको रिलैक्स मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफस्टाइल में अपनी डाइट को अच्छा करना। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ओमेगा फैटी एसिड्स, फिश, ड्राई फ्रूट्स, इन सब में वो सब चीजें हैं जो ड्राई आई कॉज करने से स्क्रीन टाइम से होती हैं। ये हमको इस चीज से अच्छी डाइट नुकसान से बचाती है। ठीक है, एक और अहम बात आपने कही थी, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। Yes. थोड़ा एक उसके बारे में समझाइए, और क्या है वो, क्यों है? एक चीज जो देखी गई है खासकर छोटे बच्चों में विश्व भर में, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, इसमें बच्चों के अंदर कोई भी एक चीज एक टक एकाग्र होकर करने की जो कैपेसिटी है बच्चों में वैसे ही कम होती है। पर जब से उनको ये स्क्रीन टाइम की हैबिट लग गई है, उनकी अटेंशन स्पैन खत्म हो गई है। और ये खासकर जैसे चीजें हैं, रील्स हम देखते हैं, 10 सेकंड में हमारा हाथ चलता है। हमारा अटेंशन स्पैन आप देखिए 25, 30, 40 सेकंड की रील हमको नहीं पकड़ पाती, हमारे को कुछ और चाहिए। तो इससे एक तो अटेंशन स्पैन कम हो गया, दूसरा ये सोशल इंपैक्ट इसका ये है कि बच्चों के संग आप कहीं बाहर चले जाइए, ये बच्चे किसी से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते। 2 मिनट के अंदर मोबाइल फोन लगा के उस पर लग जाते हैं। आप किसी 2 सेम उम्र के दोस्तों को भी मिला लीजिए, 5 मिनट के बाद वो बात करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो अपने मोबाइल फोन पे चले जाते हैं। तो सोशल स्किल में कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे मारे गए हैं। इंसान को सोशल एनिमल बोला गया है, बट ये सोशल मीडिया ने हमको एंटी सोशल बना दिया। तो ये खत्म हो गया है। और जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, बच्चे इरिटेबल हो गए हैं, बच्चों को हर चीज उसी समय चाहिए। उनको जो मैगी 2 मिनट जनरेशन की बात करते हैं, दे जस्ट वांट इट देयर। मोबाइल फोन में तो आपने बटन दबाया वो चीज उसी वक्त हो गई। उनको लाइफ में भी यही चाहिए। उनको खाना वैसा चाहिए तो वैसा चाहिए, नहीं चाहिए तो उनको पसंद नहीं है। उनको टीचर पसंद नहीं है तो उनको अपना टीचर बदलवाना है। ये स्कूलों में आ रहा है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। तो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज है, स्पेशली यंगर जनरेशन। ये तमाम अहम कारण आप गिना रहे हो, और इसके बहुत से एग्जाम्पल्स देखने को भी मिलते रहे हैं। ये तो चलिए स्क्रीन टाइम की बात होगी। स्क्रीन टाइम पे सबसे पहले बात करना इसलिए मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि ये आजकल हर व्यक्ति के पास है, वो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हों, सबके पास कोई ना कोई किसी न किसी साइज़ की स्क्रीन अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं, मायोपिया जिनमें से एक है, और ख़ास करके बच्चों में हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह क्या है और क्यों हो रहा है ये? मेरे को बहुत हर्ष का एहसास हो रहा है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो इतने रेलेवेंट हैं आज के ज़माने में, और आई एम श्योर ये प्रोग्राम देखने वालों को आपके बहुत इम्पैक्ट करेंगे इन सवालों के जवाब। स्क्रीन टाइम से मायोपिया का डायरेक्ट लिंक है। विश्व भर में स्टडीज की गई हैं जहां पे पाया गया है कि जो बच्चे ज़्यादा देर स्क्रीन पर काम करते हैं उनके आंख की चश्मे का नंबर, मायोपिया माइनस का नंबर बढ़ने की स्पीड नॉर्मल बच्चे से कई गुना फास्ट है। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि जब हम एक ही पास के ऑब्जेक्ट को ज्यादा देर तक फोकस करते हैं तो आंख की वो नसें जो पास का काम करने के लिए होती हैं वो ओवर स्ट्रेस होती हैं। और वहां से स्टिमुलस ब्रेन में जाता है कि भाई शायद इस व्यक्ति को पास की रोशनी तेज चाहिए और दूर का काम नहीं है। तो ब्रेन आपका फोकस पास की तरफ बनाना शुरू कर देता है। और जैसे हम सब जानते हैं मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस।
मायोपिया के लोगों की पास की रोशनी बहुत तेज होती है पर उनको दूर का नहीं दिखाई देता बिना चश्मे के। तो कुदरत आपकी आंख को वैसे ट्यूनिंग कर देती है कि आपका पास का काम बेहतर होता है। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई है जो मैं आपके दर्शकों से शेयर करना चाहता हूं। एक स्टडी की गई कि जिन बच्चों को अनिवार्य रूप से 1 घंटा कम से कम बाहर खेलने को बोला गया धूप के अंदर, उनके अंदर चश्मे की प्रोग्रेशन बनिस्बत उन बच्चों के जो हर रोज 1 से 2 घंटा मोबाइल फोन पे खेलते थे, इनके चश्मे के नंबर की बढ़ने की स्पीड कम थी। तो मैं बहुत सारे अपने पेशेंट्स को जिनको चश्मे का नंबर होता है, पेरेंट्स को बोलता हूं बच्चों को फोर्सिबली बाहर खिलाइए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराइए जिसमें उसको दूर की चीज, दूर से आती हुई बॉल, दूर से खेलती हुई टेनिस, ब्रेन को ट्रेन करना है दूर की चीज के लिए। वो बहुत जबरदस्त एक साइंस की डिस्कवरी है कि जो माँ बाप हमसे पूछते हैं कि बच्चों को डॉक्टर साहब आजकल नंबर क्यों ज्यादा लग रहा है, तो मैं कहता हूं आप बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। हमारे समय में हम बाहर पिट्ठू खेलते थे, टेनिस खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, साइकिल चलाते थे। ये खत्म हो चुका है। बच्चे से आप किसी पूछिए गेम खेलते हैं तो बोलेंगे मैं फुटबॉल खेलता हूं, और बताएंगे कि मैं मोबाइल फोन पे फुटबॉल खेलता हूं। वो कुछ ऐसे गेम्स के नाम बता देंगे जो गेम्स होती है मोबाइल फोन में ही होंगी। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है मेरा, क्योंकि हम मायोपिया का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है आपको उन माँ बाप को भी संदेश देना चाहिए जो माँ बाप कई बार बच्चों को बिजी रखने के लिए कि वो उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको किसी न किसी तरह की चाहे मोबाइल फ़ोन हो या कोई पैड हो वो पकड़ा देते हैं ताकि बच्चा अपने आप में एंगेज रहे और वो अपना काम कर पाए। ये अगेन आप ये बात मेरे दिल के बहुत करीब कर रहे हैं। मैं पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में देखता हूं, खासकर यंग मदर्स किसी छोटे बच्चे के साथ आती हैं और बड़े बच्चों को दिखा रही हैं जिसके चश्मा लगा हुआ है, और छोटा बच्चा अगर रो रहा है तो उसको अपना मोबाइल फोन पे कार्टून लगा के दे देती है जी। तो मैं उनको बोलता हूं आपने अपने बच्चे को अफीम लगा दी। 2 चीज है, छोटे बच्चे को इतनी छोटी सी एज में अगर आपने मोबाइल की हैबिट डाल दी तो कई बच्चे तो चलो 9-10 साल में एक्सपोज हुए हैं, अगर आप 1.5-2 साल के बच्चे को मोबाइल फोन पे एक्सपोज कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डैमेज करेगा बच्चे को, उसकी आंख को, उसकी दृष्टि को, उसके दृष्टिकोण को, उसकी सोच को, उसकी सोशल इंटरेक्शंस को। तो ये बहुत गलत बात है। मैं सब पेरेंट्स को बोलूंगा, पेरेंट्स हमको आके कभी बोलते हैं डॉक्टर साहब इसको रोकिए ना, ये 12 साल का बच्चा है, सारा टाइम मोबाइल पे लगा रहता है। तो मैं बोलता हूँ आपने इसको लेके किसने दिया? आप ही ने लेके दिया, उसने खुद तो नहीं लिया। तो कभी बोलेंगे सर हमने लेके नहीं दिया, तो मैं बोलता हूँ पकड़ाते भी तो आप ही हो ना उसको। जब वो रोता है तो आप पकड़ा देते हो, अब वो मांगता है, उसको नशा चढ़ गया उसका। ये इसीलिए अहम सवाल था, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया, और मुझे लगता है कि आप जब ये बात बोलेंगे तो शायद थोड़ा गंभीरता से माँ बाप को समझ में भी आए। ये तो मायोपिया का जिक्र हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यंगस्टर्स में भी हम देख रहे हैं, खास करके यंगस्टर्स में भी विजन लॉस के केसेस सामने आ रहे हैं। उसकी एक वजह क्या है, और बुजुर्गों पर भी हम जाएंगे क्योंकि उनसे भी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन यंगस्टर्स पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए समझना, क्योंकि यंगस्टर्स से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, उनका खुद का भी फ्यूचर है, और उस केस में अगर ऐसा हो रहा है और अगर ये ट्रेंड बढ़ रहा है तो ये तो खतरनाक है। एब्सोल्युटली। यंगस्टर्स अगर हम गिने तो डायरेक्टली स्क्रीन टाइम के अलावा लाइफस्टाइल भी बहुत कुछ है जो कि हमारे आंखों को नुकसान दे रहा है। स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति को एक स्लीप अपना पैटर्न पे सोना बहुत जरूरी है, बिकॉज उस समय उसकी सिर्फ शरीर ही नहीं, उसका ब्रेन भी रीजनरेट करता है। एक बॉडी में हमारे हार्मोन होता है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं, और मेलाटोनिन शरीर में जब सीक्रेट होता है वो आपके ग्रोथ हार्मोन को, जो ऐसा हार्मोन जो आपकी शरीर की सर्विसिंग करता है रात में, ताकि जब आप सुबेरे उठे तो गाड़ी पूरी सर्विस स्वस्थ और एनर्जी से मिले, वो हार्मोन रिलीज होता है रात में। और उस हार्मोन की रिलीज में देखा गया ब्लू लाइट नुकसान देती है। अब यहां पे आ जाता है मोबाइल फोन या स्क्रीन टाइम। तो जो यंगस्टर्स रात के समय लेट सोते हैं तो एज इट इज अपनी स्लीप साइकिल खराब करते हैं। स्लीप साइकिल खराब होने से जो 4 डिफेक्ट्स होते हैं, मैं भी उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा, एक्सपोजिंग आइज टू ब्लू लाइट। हम सारा समय ब्लू लाइट की चीज को देखते रहते हैं रात को, तो ब्रेन को लगता है दिन चढ़ा हुआ है अभी, और ब्रेन अपनी साइकिल स्टार्ट नहीं करता रिलैक्स साइकिल की, और ना ऊपर आप सोते हैं, तो इसके कारण आपके शरीर में असर पड़ते हैं। मेमोरी लॉस बहुत बड़ा कारण है। आप करंट जनरेशन को देखिएगा, उनकी याददाश्त कम है, भूल जाते हैं जल्दी चीजें। इरिटेबिलिटी, गुस्सा जल्दी आ जाना जी, जल्दी झंझार जाना, एग्रेवेट हो जाना, ये बहुत बड़ा कारण है। द्वेष की भावना, कॉम्पिटिटिवनेस, मटीरियलिस्टिक, ये सब चीजें, ये सारी जो चीजें हमारे एग्रेवेट कर रही हैं, कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का इनमें बहुत बड़ा रोल है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें मैं और समझना चाहूँगा, अगर स्क्रीन टाइम को लेकर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, बहुत से लोगों की मजबूरी होती है क्योंकि उनका वर्क प्रेशर ऐसा होता है या काम की टेंडेंसी कुछ ऐसी होती है कि वो काम उनको करना ही है, ठीक है, वो तमाम चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। इसके अलावा किस तरह का और एफर्ट कर सकते हैं? क्या जो एंटी ग्लेयर चश्मों की बार बार बात होती है, वो क्या वाकई उस तरीके से काम करते हैं या उतनी हेल्प कर पाते हैं? ये बड़ा अहम। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो व्यक्ति को काम करना है उसको तो करना ही करना है, बट हाँ, हम उसको एक गिवन एक ऐसे दायरे में कर सकते हैं जो हमारे लिए बेहतर हो। सबसे पहले अगर अपना स्क्रीन टाइम रेगुलेटेड करें, स्क्रीन का ब्राइटनेस कम कर लें जहां हम काम कर रहे हैं, स्क्रीन की लेवल हम अपनी आँख की थोड़ी नीचे रख दें अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, जिस माहौल में बैठे हैं हमारे फेस पे डायरेक्ट लाइट ना आए और एयर कंडीशनर की हवा ना आए, ये काम कर सकते हैं हम। एंटी ग्लेयर चश्मे, जो आजकल चश्मे आते हैं जिसमें ब्लू फिल्टर लगा होता है, ब्लू लाइट को जाने को कम करते हैं, तो वो भी आपको थोड़ी आई फटीग आने से बचाते हैं। और बीच बीच में ब्रेक ले लेना काम करते समय, और समय निर्धारित कर लेना कि चलो भाई मैं अगर लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ उसमें टाइमर लगा दिया भाई, अच्छा मैंने अब 30 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। मोबाइल फोन पे काम कर रहा हूँ, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लाना, ये बहुत फायदा देगा। काम तो करना है, काम छोड़ नहीं सकते। मोबाइल फोन या कंप्यूटर के बिना जिंदगी अब नहीं है, हम ये जानते हैं। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आँख बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसके बिना एक तरीके से हम कहें तो जीवन ही संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इतनी नेग्लिजेंसी क्यों है इसको लेकर? या लोगों को लगता है कि अगर कोई समस्या हो रही है तो वो ठीक है, ठीक हो जाएगी, या किसी और वजह से हो सकती है? इसको लेकर जो नेग्लिजेंसी है ये अभी भी उतनी ही ज़्यादा है, मतलब इस एज में आकर जब चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपोज्ड हो रही हैं, सोशल मीडिया तमाम तरीक़ों से आप तक जानकारी पहुँच रही है, इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो चीज जब तक ठीक चलती है हम उसको टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि गाड़ी का सर्विस का समय, जब तक सर्विस सेंटर से कॉल नहीं आती शायद आप भूल जाते हैं आपकी गाड़ी की सर्विस का समय। इनकम टैक्स की रिटर्न जब लास्ट डेट नहीं आती, खासकर हम लोग इन एज अ सोसाइटी, और आखिरी मिनट पे दौड़ा दौड़ी होती है। तो सेम चीज हम अपने सेहत के बारे में करते हैं, और ये हार्ट, आंख, किडनी सब के बारे में है। बट आंख सिर्फ छोटा अंग है, इसको हम टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। हम ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रख लेते हैं, अच्छा जी मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ, मेरे बाल ठीक हैं नहीं ठीक हैं, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ हैं कि नहीं हैं। पर हम वो एक छोटी चीज़ जिसके कारण अब सारे विश्व को, सारे जहाँ को देखते हैं, और हमारे जो सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे नाजुक ऑर्गन है, उसको कहीं ना कहीं उसके साथ हम ज्यादती कर जाते हैं, उसको इग्नोर कर जाते हैं। पर वो जिस दिन परेशान करना शुरू करती है तो फिर भागदौड़ी शुरू होती है। तो मेरा सुझाव सबसे रहेगा आपके दर्शकों से कि अपनी आंखों का एक समय बांध लें कि जिसका रेगुलर टेस्ट होना चाहिए। 40 वर्ष के बाद हर व्यक्ति को साल में एक बार अपनी आंखों का पूरा डिटेल टेस्ट कराना चाहिए। उसका कारण यही नहीं कि स्क्रीन टाइम या चश्मे का नंबर, हमारे देश में काला मोतिया भी देखा गया है जो 40 साल की उम्र के बाद आता है। जिन पेशेंट को शुगर है, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनके आंख के अंदर पर्दे अंदर डैमेज आनी शुरू हो जाती है 40 वर्ष के बाद ज्यादातर। तो मेरा सबसे ये एक आग्रह रहेगा कि 40 इयर्स के बाद आप एक डेट डिसाइड कर लीजिए। मैं कई पेशेंट को कहता हूं वैसे करिए, आप अपने बर्थडे से एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हर साल आपको बर्थडे से एक दिन पहले रिमाइंडर होगा, आपको वो रेगुलर अपना, जैसे आप एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ऐसे आंख का टेस्ट कराएं। इससे हम पूरी जिंदगी इन आंखों का, ये जो भगवान की दी हुई नियामत है, इसका मजा ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, लेकिन इसमें देखिए बुजुर्गों की भी मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी भी हैं, एज रिलेटेड तो ही हैं, और दूसरा साथ ही साथ ग्लूकोमा से मैं जोड़ रहा हूँ। जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं ग्लूकोमा के, अब उनकी संख्या लगातार रिपोर्ट हो रही है, ये भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एब्सोल्युटली, आपके सवाल इतने इंपॉर्टेंट है, मेरे को लग रहा है कि अगर दर्शक इस वीडियो को वायरल करेंगे तो इतना ज्यादा इसमें आपकी इंफॉर्मेशन फैलेगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश भी हमारी वही है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो समस्याएं आप जिस तरीके से बता रहे हैं उनके बारे में, वो लोगों के लिए जानना कम से कम उनके लिए भी एक अलार्मिंग होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करिए, बिकॉज एक तरीके से ये आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं, ये किसी की सेहत के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे पास कई पेशेंट्स हैं, जब हम ऐसे एक आई केयर लेक्चर वगैरह देते हैं, वो पेशेंट मुझे आके बोलता है, डॉक्टर साहब फलाने आदमी ने आपका लेक्चर यहाँ सुना था, उसने मुझे मॉर्निंग वॉक पे बुलाया, बताया, तो मेरे को लगा मेरे को प्रॉब्लम है, मैं दिखाने आ गया। तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आप उनकी भलाई का काम कर रहे हैं। अब आते हैं बुजुर्गों में आपकी प्रॉब्लम के कारण।
जैसे जैसे शरीर शिथिल होता है, हम बड़े होते हैं, सारे शरीर के ऑर्गन कमजोर होते हैं। इसी प्रकार आंख भी कमजोर होती है। आंख में सबसे ज्यादा कॉमन कमजोरी होती है कैटरेक्ट, सफेद मोतिया। ये कॉमन है। सफेद मोतिया सबको आएगा। आपके बहुत सारे दर्शक इसको सुनकर चकित हो जाएंगे, पर सफेद मोतिया बीमारी नहीं है। सफेद मोतिया इज अ साइन ऑफ एजिंग। ये वृद्ध अवस्था की निशानी है। जैसे झुर्रियां हैं, बाल सफेद हैं, ऐसे ही आपकी आंख के अंदर एक लेंस होता है जो सफेद हो जाता है समय के साथ। तो सफेद मोतिया एक बहुत बड़ा एजिंग का एक फिनोमिनन है आंखों के अंदर, और ये सबको आएगा। मुझे भी आएगा, मेरे बच्चों को भी आएगा। इनका टाइमलाइन फर्क हो सकता है, किसी को जल्दी आ जाएगा, किसी को लेट में आएगा, किसी को 84 साल में आएगा। एक दूसरा ARMD नाम की एक बीमारी होती है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। ये अच्छी बीमारी नहीं है। इसमें आंख के पर्दे के अंदर एक हिस्सा होता है मैकुला। ये उम्र के कारण इसमें कुछ ऐसे विकार या विकृतियां आ जाती हैं या ऐसे डैमेज हो जाते हैं कि कभी कभी ये परमानेंटली रोशनी उड़ा देता है, और ये खासकर 55 साल के बाद ज्यादा देखा जाता है। 40 के बाद शुरू हो सकता है, बट 55 के बाद बहुत ज्यादा फैलता है। अब लेटली हमारे देश में ये बढ़ रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट। हमारी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विलुप्त होते जा रहे हैं। हम रेडीमेड फूड पे जा रहे हैं, पिज्ज़ा, बाहर का खाना, प्री पैक फूड्स, और फ्रेश फूड और सलाद से हम दूर जा रहे हैं। तो वो चीज़ें हमारे खाने में कम होने के कारण ARMD हमारे देश में उठ रही है। अगर आप पूछें स्टैटिस्टिक्स तो 15-20 साल पहले ARMD के पेशेंट नहीं देखे जाते थे हमारे द्वारा, और अब वृद्ध लोग जो ARMD के हैं वो बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ काला मोतिया की भी डायग्नोसिस बढ़ रही है। उसके बहुत बड़े कारण ये हैं कि सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो काला मोतिया को हम अर्ली स्टेज में ही पकड़ सकते हैं। और काला मोतिया एक अपने आप में एक ऐसी बीमारी है कि अगर उसको समय नहीं पकड़े, समय रहते, तो वो बहुत ज्यादा ब्लाइंडनेस करती है। तो एक तो डायग्नोस्टिक्स बढ़ रहे हैं, दूसरा एज आई सेड लाइफस्टाइल के पैटर्न्स, हमारे डाइट पैटर्न्स, स्लीप पैटर्न्स खराब होने से बाकी बीमारियों में थोड़ा सा एक्सेलरेटर लग गया है, तो वो ज्यादा आ रही है। ये क्या बात आपने कही। देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था। पिछले दिनों कंजंक्टिवाइटिस के केसेस खूब ज़्यादा फैले और लगा जैसे बाढ़ से आ गई, बहुत सारे लोगों को होने लगा, और बहुत सारे लोग, कुछ लोगों ने खुद भी प्रिकॉशन भी लिया इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए। ये क्यों, मतलब, और यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा देखा। ये बहुत ही विचित्र चीज इस बार देखी गई है, खासकर देश के कुछ एरियाज में। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बहुत अच्छी बात, मीडिया की अवेयरनेस। मीडिया ने इस बार इस बात को बहुत फैलाया, बढ़ाया और लोगों को ज्ञात कराया इसके बारे में। तो लोग जो पहले सिर्फ सिंपली केमिस्ट पे जाकर दवाई ले लेते थे, वो रिपोर्ट होने शुरू हो गए केसेस। एक तो बहुत अच्छी चीज हुई। दूसरी जो चीज है, मैं 3-4 डिस्कस करना चाहूंगा। एक हमारे देश में जो बहुत बुरी आदत है, ऑफ द काउंटर मेडिसिन ले लेने की। केमिस्ट के पास जाते हैं, दवाई ले आते हैं। उस दवाई में स्टीरॉयड भी हो सकता है, कोई ऐसी दवा भी हो सकती है जो शायद उस बीमारी के लिए है ही नहीं। इन सब के मिश्रण से क्या हुआ, कुछ ऐसे कीटाणुओं की उत्पत्ति हो गई है जिनको हम ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके। क्योंकि हमने ऐसी दवाई इतने समय यूज करी जो कि शायद बैक्टीरिया को उसकी आदत पड़ गई। जैसे एक आदमी शराब पीता है और ज्यादा पीता है तो उसकी कंजम्पशन बढ़ती रहती है। पहले उसको एक पैक में ठीक होता है, फिर वो 2 में, फिर 4 में, फिर 6 में, फिर पूरी बोतल से भी असर नहीं होता। तो जब हम बिना सोचे समझे कोई आंख में दवाई यूज करते हैं तो हमारे बैक्टीरिया उसके यूज्ड हो जाते हैं, तो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। तो वो अगली बार जब अटैक आता है तो आप वही दवाई यूज करते हैं, उसको नहीं रिस्पॉन्ड करते। पहली बात। दूसरी बात, हम कई बार केमिस्ट से लेके स्टेरॉइड्स डाल लेते हैं आंख के अंदर, जिससे कि बैक्टीरिया की बीमारी से, शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता डैमेज हो जाती है। एक और बहुत ज्यादा चीज ये हुई है मेरे विचार से, कोविड के बाद शायद हमारी इम्यूनिटी थोड़ी इफेक्ट हुई है, तो उसके कारण भी जो बॉडी के रिएक्शंस थे कंजंक्टिवाइटिस को, वो ज्यादा आए। और सबसे जरूरी चीज, हमारे देश में बारिश के मौसम में जब उमस होती है और गर्मी होती है, तब कंजंक्टिवाइटिस, जो असली मायने का कंजंक्टिवाइटिस होता है। कंजंक्टिवाइटिस कई प्रकार के होते हैं, एलर्जिक भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। जो इन्फेक्टिव होते हैं, बैक्टीरियल वायरल, ज्यादातर ये बारिश के मौसम के आसपास होते हैं। और एलर्जिक तब होते हैं जब मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, बसंत ऋतु, ये एलर्जिक होते हैं, छोटे बच्चों में होते हैं। ये इन्फेक्टिव जो कंजंक्टिवाइटिस होते हैं, खास बारिश के मौसम के आसपास होते हैं, बिकॉज हवा का तापमान और उमस
वो परफेक्ट है इस बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए। और तीसरी चीज, इस समय में पानी में गंदगी आती है, टैप वाटर खराब हो जाते हैं, हवा में एरोसोलिंग होती है, चलती ट्रैफिक के कारण जो धरती की मिट्टी है वो पानी में डस्ट में जम्स उनके एरोसोल बन के उड़ती है। और ज्यादातर देखेंगे टू व्हीलर चलाने वाले लोगों को बारिश के मौसम में बचने के लिए प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने चाहिए, तो हम इससे बच सकते हैं। ये अहम बात आपने कही, लेकिन क्योंकि आपने एक एग्जांपल दिया आंखों को लेकर कि शराब जो लोग पीते हैं और जो लोग रात को सोते नहीं हैं, तमाम तरह का, मैं इसमें समझना चाहूँगा क्योंकि लाइफस्टाइल की बात हम कर रहे हैं। लाइफस्टाइल हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आंखों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और हर एज ग्रुप के लोग, बच्चे तो नहीं लेकिन युवा हैं, उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, चाहे स्मोकिंग का प्रॉब्लम है या ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम है, तो ये भी क्या आंखों पर उतना ही नेगेटिव असर डाल रहा है? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग डायरेक्टली आपकी सेहत पे तो असर करते ही करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं, ड्रिंकिंग से हमारे लिवर को इफेक्ट होता है, स्मोकिंग से हमारे लंग्स को इफेक्ट होता है, और दोनों सूनर और लेटर जाकर बहुत घातक स्थिति में हमको ले जाते हैं। इन दोनों के असर हमारे आंख पर और आंख की रोशनी के नस पर पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं, उनकी आंख में जो बीमारी आती है, जो बहुत प्रचलित है और बहुत कॉमन है हमारे देश में, डायबिटिक रेटिनोपैथी। शुगर के कारण आंख की खून की नसों में लीकेज आ जाता है, सूजन आ जाता है और अंधा हो जाता है व्यक्ति। अगर ये लोग स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं तो इनकी बीमारी की रफ्तार बढ़ जाती है डैमेज होने की, और सिवियरिटी बढ़ जाती है, और इनकी ब्लाइंडनेस ज़्यादा तेज आती है। पर जो लोग ये नहीं भी करते हैं, इन दोनों की चीज़ों के सेवन से इन लोगों में ड्राई आई की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मोतिया आने की संभावना ज़्यादा रिपोर्टेड है इन लोगों के अंदर, और आंखों में कई और प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्मोकिंग से और अल्कोहल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, जो आपकी आंख को भी इफेक्ट करती है। ये बात आपने कही। और दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्क्रीन टाइम अपनी जगह है, कोई एज रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है वो अपनी जगह है, लेकिन एक इंसान के लिए, एक यंगस्टर के लिए या एक बुजुर्ग के लिए, अगर वो ठीक है तो अपनी आंखों का ध्यान रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं वो, ताकि जो दिक्कतें बढ़ रही हैं वो उनको ना हो? वेरी गुड। वो चाहे एक्सरसाइज हो या खाना पीना हो, कुछ भी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी आंख बहुत नाजुक है, इस चीज़ को कभी भूलना नहीं है। तो डाइट का जिस प्रकार हमारे सारे शरीर में योगदान है, आंखों के लिए भी डाइट, अच्छी डाइट होना। और एक मैं बड़ा बेसिक सा रूल बना देता हूं, कुदरत ने बड़ी एक अच्छी चीज बनाई है। जितनी सब्जियों के जितने रंग बड़े हैं, गहरे रंग हैं, वो एक तरीके से याद करने के लिए फॉर्मूला है, वो आपकी आंख के लिए अच्छा है। शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, लाल मिर्च, पपीता, आम, ये जितने ब्राइटली कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, ये एक तरीके से सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये मेरी आंख के लिए अच्छे हैं। जितने कलर्स ब्राइट हैं, वो नेचर का इंडिकेटर है कि आपकी आंख के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए, रोडोप्सिन, ज़ैंथिन या ज़ैंथिन, जो आंख के लिए केमिकल चाहिए होते हैं, इनमें भरे हैं। पर ये हमारी डाइट से खत्म हो रहे हैं। मैंने आखिरी बार देखा नहीं, मैं किसी के घर गया हूं कि वो भर भर के कच्ची सब्जियों का सलाद खाते हो, नहीं खाते लोग। फ्रेश फ्रूट्स भी लोग, बच्चे लोग जूस और पैकेट में से जूस पीते हैं, तो उनमें इन पदार्थ खत्म है। दूसरी चीज जो कि आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, हमारे देश में फिर भी ARMD बाकी देशों से कम है। उसका बहुत बड़ा कारण है हल्दी। हल्दी एक बहुत बड़ी प्रोटेक्टेंट है हमारे देश में मैकुलर डिजेनरेशन के लिए, ARMD के लिए। और अब विश्व में कई देशों ने इस पे पेटेंट लगा दिया अपने नाम से, हल्दी के कैप्सूल बना दिए आंख की बीमारी के लिए। पर हम हजारों साल से खाने में हल्दी खाते हैं, तो हल्दी वाला खाना आपके लिए बहुत अच्छा है। दिन में कुछ अमाउंट ऑफ बेसिक धूप आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप सैर करते हैं हर रोज, तो ये आपके शरीर के लिए तो अच्छा ही है। इससे खून की दायरा बना रहता है, खून का पूरा दौरा आंख में अच्छा चलता है, तो आपकी चांसेस ऑफ मैकुलर डिजेनरेशन और डायबिटिक रेटिनोपैथी कम होते हैं। और बहुत अच्छी चीज, ये साइंस ने प्रूव कर रहे हैं कि कुछ प्राणायाम, खासकर अनुलोम विलोम, जिनमें आप अपनी बॉडी में हाइपर ऑक्सीजनेशन करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, आप अपनी बॉडी के लंग्स को पूरा प्योरीफाई करते हैं, इनका भी डायरेक्ट असर है आपकी आंख की बीमारी पे और आंख की सेहत पे। एंड फाइनली, मैंने जैसे पहले बोला, 40 से 50 साल के व्यक्तियों को और ऑनवर्ड्स साल में एक बार अपनी आंख का विश्लेषण डिटेल्ड, सिर्फ चश्मे वाले के पास जाके चश्मे का नंबर नहीं, डिटेल्ड चेकअप कराना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आंखों की हम बात कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो सिम्टम्स आते भी हैं वो उसको इग्नोर करते हैं, जिस तरह से ओवर द काउंटर ड्रग का आपने भी बात कही,
और उनको लगता है वो एक चीज़ को दूसरे चीज़ से रिलेट करने लगते हैं। बजाय इसके बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, या आप अगर इंतज़ार करते हैं तो वो समस्या और बढ़ सकती है। इसका भी एक बड़ा परसेंटेज है जो इन समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि घर में अगर एक ड्रॉप आती है तो कभी कभी हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर सब यूज करते हैं। और मैं उनसे कई बार जोक करता हूं कि मैम क्या आप सर की पैंट पहनती हैं? तो बोलते नहीं। तो मैं बोलता हूं उनकी दवाई क्यों डाल लेते हैं? आप देखिएगा, टैबलेट नहीं खाएंगे, मैं आपके लिखी हुई दवाई की गोली नहीं डालूंगा मुंह में जी। मगर अगर आपको कोई आई डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो मैं जरूर डालूंगा। ये कहां से आता है ये सूत्र मुझे नहीं समझ में आता। मैं बहुत वर्षों से इसके बारे में शोध कर रहा हूं। ये कब शुरू हुई प्रथा कि आई ड्रॉप तो कोई भी डाल सकता है? तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिस प्रकार खाने की गोलियां अलग होती हैं, आंख की बूंद अलग होती है, हर बीमारी की दवाई अलग होती है। प्लीज बिना आंखों के डॉक्टर से पूछे बिना अपने अंदाजे से दवा मत डालिए, आप नुकसान कर लेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर कमल बी कपूर ने बताई हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि आपकी आंखें यानी कि आपके लिए, ताकि उन आंखों से आप इस पूरी दुनिया को देखते रहें और बिना किसी दिक्कत के देखते रहें। तो जो कुछ बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें, पालन करें, और किसी भी तरह की कोताही कम से कम अपनी आंख को लेकर तो बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि आज आप जिस स्क्रीन पर पूरा ध्यान लगाकर बैठे हैं, कल हो सकता है कि इन समस्याओं की वजह से वो स्क्रीन देखने में आपको दिक्कत हो। इसलिए सावधानी ही यहाँ पर कह सकते हैं डॉक्टर साहब की बचाव है। 200%। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये पूरी बात हमारे दर्शकों तक बताने के लिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है आंखें और कैसे ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद आपका। और आप लगातार अमरउजाला.com पर बने रहिए और खबरों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।